अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो गुमगु ऐसा महसूस होता है कि रोज़ बरोज़ जो है वो तब्दील होती जा रही है। यकीनन पाकिस्तान को जो है वो दाखिली और खारजी सतह पर मुतअद्दिद किस्म के मसाइल का सामना है। आज होने वाला FATF के इजलास के बाद पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में रखा गया, यकीनन जो है वो इस वक्त बैरूनी क़ुव्वतों का एक बड़ा जो है वो इसमें अमल दखल था। बिलखुसूस अगर भारत की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान को बहरहाल ये मसाइल जो हैं वो इसका सामना है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इस वक्त दाखिली सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन जो है वो ऐसा महसूस होता है कि पेचीदा होती चली जा रही है। महंगाई, बेरोज़गारी के साथ साथ ये जो सियासी तूफ़ान अपोजिशन और हुकूमत के माबैन होने वाले जो इस वक्त एक टाकरा है उसमें मुसलसल जो है वो तेज़ी नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आज की तकरीर जो एक निजी न्यूज़ चैनल से उन्होंने करी, उसमें जो है वो जिस किस्म की गुफ्तगू की गई कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को अगर जो है वो UK से वापस लाने के लिए जो है उन्हें जाना पड़ा तो भी वो जाएंगे। और अगर उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि अगर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से भी जो है वो अगर इसी मसले पर उनको बात करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। क्या हक़ाइक़ जो है वो इस हद तक जो है वो मतलब मस्क किए जा सकते हैं कि आप किसी को लाने के लिए मतलब इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं उसका कोई लिहाज नहीं किया जाएगा? क्या ये मुमकिन है या ये सिर्फ जो है वो आप इसको ज़ुबानी जमाखत से ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता? क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? क्या सियासी गहमा गहमी जो है वो इसी तरीके से रहेगी? और अगर इसी तरीके से रहेगी तो मुल्क का क्या बनेगा? क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बदहाल है। अगर इस हवाले से कोई जो है वो आप नहीं दे सकते कोई मैकेनिज़्म, क्या इसी सतह पर इसी गुफ्तगू के साथ साथ जो है वो इस मुल्क को आगे लेके जाया जा सकता है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल का, जिसमें मुसलसल जो है आप कह सकते हैं कि कशीदगी में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान का जो खिताब था या जो मीडिया से गुफ्तगू थी उनकी निजी TV चैनल से, उसमें दोबारा इस चीज़ पर जोर दिया गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को जो है वो कैसे लाया जाएगा और उनको वापस लाने में वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो किस हद तक जो है वो जा सकते हैं। यानी कि वो लंदन जाके जो है वो उनको वापस भी ला सकते हैं और उसके अलावा अगर उन्हें बात करनी पड़ी बोरिस जॉनसन से तो वो इसके लिए जो है वो ये राब्ता भी कर सकते हैं। क्या ये कानूनी तकाज़े हैं या ये सिर्फ हुकूमती एक रिट है कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो इतना ज़्यादा जोर इस पर दिया जा रहा है? वज़ीर आज़म इमरान खान या PTI का जो बुनियादी बयानिया था वो इसके अलावा कुछ नहीं था कि रिफॉर्म्स लाई जाएंगी, और अगर रिफॉर्म्स लाई जाती तो यकीनन आज इन बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई मुजरिम है और वो इस तरीके से मुल्क से बाहर है तो कानूनी जो भी जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके तहत जो है उसको लाया जा सकता था। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत बसरा साहब। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है तजियाकार हैं नासिर बेग चुगताई साहब। शौकत बसरा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ जाना चाहूँगा, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तो मुल्की सूरत हाल, आपके ख्याल में इन तमाम हालात की मज़ीद मुतामिल हो सकती है? इसमें बेहतरी के लिए क्या किया जाएगा, या वज़ीर आज़म को बार बार इस चीज़ पर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है कि उनको लाने की क्या हो जाएगा अगर वो मुल्क में नहीं लाया जाए? देखें, आपने तो बड़ा क्वेश्चन कर दिया कि ये मुल्क के कानून और आइन का मामला है। ये एक ऐसा शख्स जो एक क्रिमिनल है जिसको हमारी आला अदालतों ने सजाएं दी हैं, 3 बार का वजीर आजम रहा हो और यहाँ पर उसका भाई एफिडेविट दे गया हो किस बात का कि मेरे भाई जो हैं वो दिल के मरीज हैं, कुछ क्लच प्लेटें हैं, पता नहीं कौन सी प्लेटें थी वो डाउन हो गई हैं। और आप जरा वो सीन निकाले ना, इसका मतलब है कि ये पूरी कौम को पागल बनाया गया, अपने लोगों को पागल बनाया गया। और इसके मतलब तो वो कोर्ट्स जिन्होंने इनको रिलीज किया था वो अदालतें कह रही हैं कि एक क्रिमिनल शख्स, एक कन्विक्टेड शख्स वहाँ बरतानिया में बैठकर हमारे इदारों का मजाक उड़ा रहा है, इंसाफ का मुंह चिढ़ा रहा है। तो आप तो ये तो मेरे ख्याल में ये साहब एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए जो है वजीर आजम का बार बार इस तरीके से एम्फसाइज करना, ये है बुनियादी मसला। मैं देखें, वो एक प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, वो हमने हमारी जो जिम्मेदारी है, आपको याद होगा जब एक कोर्ट हमें कहती है कि आप इस न्यूज को लेकर आए, तो हम तो उस वक्त इसलिए भी कहते थे कि आप इनको जो 7.5 अरब जो जुर्माना हुआ है इनसे बॉन्ड ले ले, कुछ ले ले, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर था, हमने इसको ऑनर किया। तो मेरे भाई एक शख्स आज वो जो यहाँ पर एक टोपी ड्रामा करके आपकी जिंदगी और मौत के मसले बनाकर बाहर जाकर आज वो अंदाजा करें
6 हफ्ते के लिए यहाँ से तशरीफ ले रहे थे, आज वहाँ जलसे कर रहे हैं, इदारों की तस्दीक कर रहे हैं। और ये उसकी रीजन क्या है कि माजी वाला पाकिस्तान नहीं रहा। और ये वो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि बार बार क्यों बात करते हैं, कानून सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि यहाँ पर जो ताकतवर थे, जो पैसे वाले थे, जो अपने समझते थे कि हम वज़ीर आज़म बन गए, सदर बन गए, कोई किसी ओहदे पे चला गया तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए कोई अदालतें नहीं है, सब उसके जर खरीद गुलाम है। तो आज इसलिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं साहब, तो निजाम को मजबूत करना था ना, निजाम ऐसा आपने मुरतब करना था कि जिसकी बात जो है वजीर आजम को या किसी इंडिविजुअल को जरूरत नहीं पड़ती कि इन तमाम चीजों पे जो है वो जोर डाले। सिस्टम को आपको बेहतर बनाना था, जिसकी बुनियाद पर जो अगर ऐसा कोई मुजरिम है तो वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो कटेरे में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, और यही आपका दावा था। सुनिए, इसी बात के कोशा है। वो किस तरह सिस्टम मजबूत होगा, वो इस तरह सिस्टम मजबूत होगा। भाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो वो जमात है जो 70 साल यहाँ आमराना द्वार रही या दोनों पार्टियां रही। हमने तो आज आए हुए 2 साल हुए हैं। हम कोशिश भी यही कर रहे हैं जो बात आपने की है कि तमाम इदारे मजबूत हों, तमाम इदारे इंडिपेंडेंट हों। किसी इदारे को ये ना समझा जाए कि ये इदारा जो है वो मेरे मातहत है, मेरे ताबे है, मैं डाके मारूं, मैं चोरियां करूं, मैं लूटूं। और उसके बाद उन इदारों को अगर वो आपके साथ डील ना करें, अगर मोहम्मद जुबैर की रात के अंधेरे में बात ना मानी जाए, अगर प्राइम मिनिस्टर आपको माजी वाला 10 साल वाला एनआरओ न दे, जो खाना काबा में बैठ के आप झूठ बोलते रहे, तो मेरे भाई इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आज देखिए अल्ताफ हुसैन में और मियां नवाज शरीफ में अब क्या फर्क है। आप वहां पे बैठकर जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये वही, इनके अंदर तो मोदी की रूह आ गई है। अब देखिए ना, सबसे सेलिब्रेशन कहाँ हो रही है, कराची वाला वाकया। साहब ये रूह तो ऐसा, अब माजी में चले जाएं तो ये रूह आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलेगी। देखिए मेरी पहले बात सुन ले, मैं कहता हूँ कि याद होगा आपको कि जब कराची वाला वाकया हुआ तो उसके ऊपर इंडिया ने क्या क्या क्लिप्स लाए, फौज और पुलिस, क्या बयानिया ये, किनका बयानिया ये। उनको तो पहले मौका चाहिए, उसके लिए ईंधन कौन बन रहा है, उसके लिए मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए मेरे भाई ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कानून पर अमलदारी हो और कानून सबके लिए बराबर हो। जी नासिर बेग सुख्ताई साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पे? वजीर आजम का बार बार एक ही मसले पे एम्फेसाइज करना, एक इंडिविजुअल को इस तरीके से टारगेट करना, एक इदारे को सिर्फ मजबूत करना, ये क्या है? मसूर, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बहुत नॉइज आ रही है। सुख्ताई साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान का क्या एक इंडिविजुअल को बार बार टारगेट करना और उसको बाहर से लाने के लिए इस हद तक एम्फेसाइज करना, ये क्या सूरत हाल है? अच्छा मसूद, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर को पूरा राइट है कि जहाँ चाहे चले जाएं, जहाँ चाहे नहीं जाएं। कश्मीर के मसले पर कहीं नहीं गए। मसला कश्मीर का हमारा, जिसे हम अपना स्ट्रेटेजिक असेस करते हैं, उसका कब्जा हुआ, उसका सकूत हुआ 5 अगस्त को। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सिर्फ यूएन में गए, सिर्फ ना फ्रांस गए, ना जर्मनी गए, ना बरतानिया गए, ना किसी और मुल्क में गए, ना लॉबिंग की, टेलीफोन पर बातें करते रहे। टेलीफोन पर ये बातें नहीं होती हैं। एक 2 3 दिन में 12 मुल्कों को दौरा करना पड़ता है। इंडिया के वजीर खारजा ने इस दौरान 23 दौरे किए। मुझे बताएं मेरे वजीर खारजा ने कितने दौरे किए। भारत का प्राइम मिनिस्टर 9 मुल्कों में गया है। हमारा प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के मसले पर कितने मुल्कों में गया। नवाज शरीफ क्या चीज़ है यार, एक मैं यही अर्ज आदमी कर रहा है। हूं। बहुत से पड़े हैं बरतानिया में, 1500 हैं बरतानिया में मुलजमान जिनको पाकिस्तान लेना चाहता है या और लोग लेना चाहते हैं, और वो नहीं दे रहे आपको, और वो नहीं देंगे आपको। एक बात ये भी तय है कि मुझे एक तो बात का शुबा तो वजीर आजम खुद लेने जा रहे हैं उन्हें, वजीर आजम खुद लेने जा रहे हैं क्या? हाँ, उससे भी कुछ नहीं होगा। वहाँ अदालती निज़ाम बहुत स्ट्रांग है, वो बनाना स्टेट नहीं है। वहाँ अदालतें 2-2 मिनट में फारिग करती हैं प्राइम मिनिस्टर को। एक मैंने अस्पताल का मंजर देखा था कि प्राइम मिनिस्टर अस्पताल चले गए थे मरीज़ के कमरे में, और डॉक्टर ने उनको डांट के बाहर निकाल दिया था कि बाहर निकलें, ये मेरा इलाका है। अदालतें एक्स्ट्रेडिशन एक्ट 2003 ये पढ़ लें, उसके बाद बात करें। उसमें बहुत क्लियर 2 बातें और हुकूमत ने 2 बड़ी बुनियादी गलतियां की।
मामला तेज चलने देते, शायद इम्कान हो जाता। लेकिन बगावत का केस बना दिया आपने लाहौर में एक छचोरेपन की हद कर दी और बगावत का केस बना दिया आपने। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए मुंह पे हाथ फिर के कहा कि मैं तुमको लेकर आऊंगा, अब मैं तुम सारे वसाइल इस्तेमाल कर दूंगा, अब मैं देखूंगा तुम क्या करते हो। द क्लियर थ्रेट। ब्रिटिश लॉ में ये दो चीज़ें पेश की जाएंगी अदालतों में। अव्वल तो अदालतें बात मानती नहीं है आपकी। अगर वो मुकदमा ले भी लेंगी तो ये दो मामला, गद्दारी का केस और मैं तुम्हें देख लूँगा, दोनों वाक़यात धमकी हैं और उस धमकी में बरतानवी कोर्ट नहीं आएगी। बड़ी गलती की है। आराम से प्यार से काम करते, शायद वापस मिल जाता, शायद, नॉट 90%। लेकिन तो भाई साहब, फराज शिबली साहब तो अर्ज कर रहे हैं कि 15 जनवरी को नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। जनवरी कौन सी वाली, सन कौन सा है? हमें जो महसूस हुआ वो इसी आने वाली जनवरी की बात की जा रही है। नहीं, कौन सा सन है? सन नहीं डिक्लेयर किया गया। मंसूर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने अर्ज कर रहा हूं, सन नहीं बताया उन्होंने। हाँ, सन नहीं बताएंगे वो। जिस तरह वो एक शिबली साहब हैं जो शिबली का भी नाम बदनाम कर रहे हैं और फराज का भी, उन्होंने भी कहा है कि 15 जनवरी तक, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा था, नवाज शरीफ जेल में होंगे। और उसी तरह मरियम ने भी कहा है कि 15 जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी। तो डेडलाइन आने दें, चलने दें। सबकी सियासत चल रही है, पुरानी सियासत गिरी ख्वार है, ये चलने दें। शेख रशीद बहुत डेट देते रहते हैं, 31 दिसंबर तक महंगाई ख़त्म हो जाएगी। अरे वो तो ख़त्म होनी है। जब आप पूरी दुनिया से गंदम इंपोर्ट कर लोगे, चीनी इंपोर्ट कर लोगे, टमाटर ले आओगे, तो जाहिर है सामान ज़्यादा हो जाएगा, तो सस्ता हो जाएगा। लेकिन किसकी नाअहली की वजह से ये महंगाई हुई? 7 हफ्ते से कीमतें बढ़ती रही मुस्तकिल। 6 महीने से लोग ज़ेर अताब हैं। 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। हफीज़ पाशा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 9% है। कहाँ जा रहे हैं भाई? अल्लाह का खौफ करो यार। जी शौकत बसर साहब, क्या कहेंगे? सूरत हाल कुछ मतलब इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, शायद इससे कहीं ज्यादा पेचीदा ही है। और यहाँ गुफ्तगू जो हो रही है वो नवाज शरीफ से मुताल्लिक हो रही है। और अगर किसी सीरियस मसले की तरफ जिक्र किया जाता है, IG सिंध के हवाले से जब बात की जाती है, तो उसको मज़ाक़ा केस करार दे दिया जाता है वज़ीर आज़म की जानिब से। देखिए, पहली बात तो जो आप बात कर रहे थे ना मियां नवाज शरीफ की बात करेंगे, इसकी मैं 1 मिनट आप बोलूंगा। गुजारिश ये है कि अनडाउटेडली कि हमारा कोई ट्रीटी तो नहीं है, लेकिन एक बात आप जहन नशीन कर लें कि मियां नवाज शरीफ का जो स्टेटस है वो डिफरेंट है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है जिनको 4 साल अदालत में सजा हुई है, जिनको बाकायदा कंडीशनल 6 हफ्ते के लिए इलाज के लिए भेजा गया था। उनकी ना तो पॉलिटिकल असाइलम है अल्ताफ हुसैन की तरह कि हमारी, मैं खबर भी आपको दे देता हूँ, हमारी यूके के लोगों के साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है यहाँ एम्बेसी के अंदर भी और वहां पे भी होम मिनिस्ट्री में उनके साथ गुफ्तगू हुई है। सीरियसली हम इसको टेकअप कर रहे हैं और मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि पिछले दिनों आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी देखी होगी। क्या यूके जो कंट्री है वो सिर्फ उन लोगों के लिए अमाजगा बन गया है कि जो गरीब मुल्कों से पैसा लूटें, करप्शन करें और वहां पे जाकर पनाहे ले लें? इंशाल्लाह हम निगोशिएट कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2021 जो जनवरी है उसमें वो वापस आ जाए। अच्छा, अब जहां तक आपने IG वाली बात की, देखिए मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, आपको अर्ज ये करता हूँ कि अब ये जो टोपी ड्रामा हुआ कि वहां पर सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई और पीपल्स पार्टी नहीं करने दी गई, वो भी हमारे खाते में डाली गई। अच्छा, ये जो IG वाला मामला होता है, क्या IG जो मुकदमा दर्ज हुआ वो पुलिस ने किया, SHO ने दर्ज किया? ये कह रहे हैं जी कि ये कराया है फौज ने और वफाकी हुकूमत ने। तो मेरे भाई, तो फिर जिसका नाम लेते हैं उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दें। अच्छा, ये जो आप पुलिस अफसरान, मुझे इन पे हमदर्दी है पुलिस अफसरान से, ये बेचारे वो सब लोग हैं जिनको पता है, हमने आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि ये कब से सर्विस कर रहे हैं वहां पे, सिवाय 2-4 अफसरों को छोड़ के। तो वो उनको बाकायदा एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे सियासी शोबदाबाजी की गई, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गई। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं,
ये जो इसके पीछे है ना, असल कहानी वो आपके सामने आ जाएगी। मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, मैं बेग साहब मेरे बड़े हैं, मैं आज एक बार रिकॉर्ड पे रखिएगा, ये कौन सा इत्तेहाद, किनका इत्तेहाद, किसका इत्तेहाद, कौन सी पीडीएम कैंट फिश हो चुका है। उसकी इब्तदा मियां नवाज शरीफ को तकरीर से रोका गया, और अब बताइए कि 25 अक्टूबर को 25 को जलसा करने जा रहे हैं कोयटा में। किधर है बिलावल साहब? वो कह रहे हैं मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैं तो गिलगित बल्तिस्तान चला गया हूँ। अच्छा, वहां से मैं लिंक पे खिताब करूंगा, आज लिंक पे आ गया बात। यहाँ तो हुकूमतें खत्म करने की डेटें दी जा रही थी कि 15 को हुकूमत खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे वो कह रहे हैं हमने इंतखाब लड़ना है। भाई पीपल्स पार्टी में बड़े पुराने बदले चुकाने हैं उनके, और मैं जरदारी साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, खब्बी मार वखा के सजी मार देने। तो आप ये देखिएगा अब इनके साथ होता क्या है। बाकी रह गए मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो जाहिर है एक वो इनके पास तो बंदे हैं नहीं, उनके पास बंदे मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मादर पिदर आजाद हैं, कानून के ताबे हैं सब लोग। हमने अभी तक इन्होंने जितने जलसे किए हमने फैसिलिटेट किया है, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। लेकिन जब ये साहब इसकी जो फैसिलिटेशन है इस पे बात करेंगे, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, क्योंकि अपकमिंग जो जलसा है कोयटा में होने वाला उसको जो है वो मुताद्दिद आरा सामने आ रही है हुकूमत की जानिब से। ये बार बार जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि इसको जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। देखते हैं कि ये जलसा किस हद तक जो है वो मजीद कशीदगी में इजाफा करेगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो बढ़ती हुई कशीदगी और जिस किस्म के मज़ायक़ा खेज जो है वो आप कह सकते हैं कि बयानात जो है वो आ रहे हैं, नॉन सीरियसनेस ऐसी महसूस होती है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट इशू है। सूबे के आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन अगर पुलिस का सरबराह जो है वो गायब हो जाता है और उसको इस तरीके से कंसीडर किया जाता है तो हम कहाँ खड़े हैं, ये कैसी रियासत है, ये कैसे चलेगी? चुगताई साहब कैसे देख रहे हैं तमाम तर वाक़े को? मेरा ख्याल है आपके दूसरे मेहमान साहब जो पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शदाई थे वही कह रहे थे कि टोपी ड्रामा था सब, और फौज पर इल्ज़ाम लगाया गया। वही कह रहे थे फौज पे किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। पहले जी चुगताई साहब, फौज पे किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। इल्ज़ाम जहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, और उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। अली जैदी साहब ने ऑन कैमरा कहा कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी खबरदार रहो, तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुम्हें घसीट के काबीना में ले जाऊंगा और तुम्हें ओएसडी बनाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने और अफसरान से बात की, और उसके बाद आईजी साहब घर से गायब हो गए। ये सब चीज़ें मौजूद हैं तमाम। मुझे तो हैरत हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 30 दिन क्यों मांगे इसकी इंक्वायरी के लिए। थाने की फुटेज पूरी मौजूद है कि थाने में कब्जा हुआ है। मैं जर्नलिस्ट हूँ भाई, मुझे पता है खबरों का, मैं जानता हूँ खबर कहाँ है, खबर किस तरह की है। थानों पे कब्जा हुआ है। एक बारिश शख्स को जो पता नहीं 40 साल के बाद इंस्पेक्टर बना है, उसकी बेइज्जती की आपने यार, उसको आपने गालियाँ दी वहाँ बैठकर। आपने कहा तू एजेंट है मुस्लिम लीग नून का, और उसका वो फुटेज मौजूद है। FIR में जो मुद्दई है, अरे खुद मुद्दई बनते ना भाई। FIR में जो मुद्दई है वो फरारी है, वो तकरीब का आ रहा है, और वो मौके मौजूद नहीं था। ये भी डॉक्यूमेंट आ गए सब, ये भी जो टैगिंग आ गई। इसके बाद आर्मी चीफ ने फ़ोन किया है, इसके बाद आर्मी चीफ बीच में आए, क्योंकि हालात बहुत ख़तरनाक हो गए थे। पूरी पुलिस फोर्स छुट्टी जा रही थी, और गालिबन तारीख में एक साहब शिबली साहब नाम है उनका, यार बहुत अफसोस होता है मुझे कि फराज साहब किसे छोड़ गया हमारे लिए। शिबली साहब कहते हैं कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ। तो भाई तारीख में भुट्टो साहब के ज़माने में पंजाब में पुलिस ने हड़ताल की थी, जब भुट्टो साहब ने कहा कारकुनों से बाहर निकलो और ट्रैफिक कंट्रोल करो, वो हो गया। KPK में खैबर पख्तूनख्वा सुबह सरहद था, वहाँ हड़ताल हुई तो जनरल गुलशन को भेजा था। तारीख से भी मालूम नहीं करते। अब यहाँ जो हुआ है वो ज़्यादा ख़तरनाक था, और उसको मैं समझता हूँ बिलावल ने और आर्मी चीफ ने बहुत अच्छी तरह डील किया। चुगताई साहब, एक चीज जिसको आर्मी चीफ जो है वो उसमें इंटरवीन कर रहे हैं और मामले को जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी चीज पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो उसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, वो एक नॉन सीरियस इशू है।
एक मुझे अफ़सोस से कहना पड़ रहा है, मेरा प्राइम मिनिस्टर है वो भी, मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान, उनको इस बारे में आना चाहिए था। फ़ौरी तौर पर कॉल करनी चाहिए थी। चले आपकी दुश्मनी है बिलावल भुट्टो से, आपकी दुश्मनी है भुट्टो ख़ानदान से, मुझे पता है, पूरा बैकग्राउंड पता है। आप नवाज़ शरीफ के आला-ए-कार थे असल में और आप भुट्टो के खिलाफ थे। तो ये पूरी सूरत हाल है, तो आप चीफ सेक्रेटरी को कॉल कर लेते यार कि क्या हुआ भाई, वो भी आपका नुमाइंदा है ना सूबे के अंदर, उससे बात कर लेते, सख्त एक्शन लेते, फौरी एक्शन लेते। आपने कुछ नहीं किया, लिहाजा आपके बारे में कई प्रोग्राम के लोगों ने कहा है, मैं तो एग्री नहीं करता कि मिसिंग इन एक्शन, अ पर्सन मिसिंग इन एक्शन। तो मिसिंग तो वाकई लग रहे हैं वो, आज तक खामोश हैं। जलालाबाद में स्टैम्पेड होती है, आपने वहाँ की ताज़ियत कर ली और बड़ा अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की कि लोग मर गए थे वहाँ पर। कराची में सिलेंडर का ब्लास्ट होता है, 6 लोग मरते हैं, आप एक ताज़ियती जुमला भी नहीं आता। क्या 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 चाहते हैं आप सिंध से? सिंध के जज़ीरों पे कब्जा करना चाह रहे हैं आप। आज कल जो कोर्ट में हुआ है ना, वो अटॉर्नी जनरल बिल्कुल डिफेंसिव पे था, हाई कोर्ट में जो हुआ है। उन्होंने कहा हम हाथ जोड़ के क्या हों, हम ऑर्डर्स पे तरमीम कर लेंगे, आप सिंध जो चाहते हैं हम कर लेंगे। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि आपको वो ऑर्डिनेंस वापस लेना होगा, क्योंकि वो आइन की रूह के ख़िलाफ़ है, वो आइन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, वो सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, वो कब्ज़ा ग्रुप का ऑर्डिनेंस है, वो कब्ज़ा ग्रुप का ऑर्डिनेंस है। और आज तो आपको 2 खिफ़तें और हो गई यार। मुझे अफसोस हो रहा है अपने मुल्क के ऊपर कि क्या सूरत हाल है हमारे साथ। एक तो ग्रे लिस्ट में आप बरकरार रहेंगे, आपने कितनी यकीन दहानी कराई थी कि ये लॉ पास कर लो, ये लॉ पास, आपने धौंस की, धांधली की, लालच दिया, लॉ पास करा लिए, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बस काम हो गया। और आपने कहा अब हम वाइट लिस्ट पे आ जाएंगे। मखदूम साहब ने असम्बली में कहा और उसके बिल्कुल बाद ऐसे भी ही। कहा, आप वाइट लिस्ट पे नहीं आ पाए। आप लोगों से को 12 वोट नहीं आ पा, 34 में से 12 वोट चाहिए थे आपको, वो नहीं मिले आपको। फिर आज सुप्रीम कोर्ट का जो मुकम्मल फैसला आया है वो पढ़ लें और सर पीटें आप। प्रेसिडेंट को बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया गया है एक गैर आइनी फैसले का, और उसमें कहा गया है कि वजीर कानून ने गलत एडवाइस की प्रेसिडेंट को, गुमराह किया प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, और प्रेसिडेंट ने किसी और से मशवरा नहीं किया, माइंड अप्लाई नहीं किया, कंसल्टेशन नहीं किया, और जू का तू भेज दिया। खतरनाक फैसला है और इसके बहुत आने वाले वक्त में असरात होंगे। यकीनन ऐसे मैं समझता बेतहाशा ये इश्यूज जो है वो अपनी जगह मौजूद हैं। चुगताई साहब हमारे साथ थे और जिसकी जिसको इस वक्त जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आती है। जो पाकिस्तान को बुनियादी मसाइल हैं उन पर जो है वो गौर करने के बजाय जो है हम सिर्फ एक सियासी जो है वो जंग में जो है वो लड़ते हुए नज़र आते हैं। हमें ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान है अहमद रज़ा कसूरी साहब ने। अहमद रज़ा कसूरी साहब, ये तमाम तर जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो बयान है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुल्क में लाने के हवाले से, और जिस तरीके से वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि 15 जनवरी को पाकिस्तान की जेल में होंगे, क्या ये मुमकिन है? क्या सूरत हाल ऐसी ही है और ये सारा मामला इतना आसान है कि उनको लाया जा सकता है? अहमद कसूरी साहब को शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। बस साहब, सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, मतलब तमाम तर ये जितने इश्यूज़ हैं इसमें जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत का जहां फोकस होना चाहिए था वहां नहीं है। हुकूमत का फोकस जो है इसी सियासी महाजराई पे है। देखिए, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये महंगाई है, बेरोजगारी है। ये तो जो अपोजिशन है, ये तो बानमती का कुनबा है, खास सारे अपने मफादात के लिए, अपनी लूट मार करप्शन बचाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। आज इनको एनआरओ दे दें, आज मरियम बीबी को बाहर जाने देते, 1 साल से भी चुप रही, जुबैर साहब ने भी टकरे मार के देख ली, प्राइम मिनिस्टर से भी एनआरओ लेते रहे। असल इशू यही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या 2 साल में 1.5 साल में सारा कुछ हो गया? 70 साल हम तो नहीं आए। अगर $32,000 का कर्जा क्या कभी हुकूमत ने लिया? क्या हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज जब हम आए हमारे दौर में था? क्या तमाम इदारे तबाह बर्बाद हमारे दौर में थे? हमें ये सारी चीजें विरासत में मिली, लेकिन इसके बावजूद हम लगे हुए हैं इन माफियाज को, हमने चैलेंज दिया हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पे जो आम आदमी है, जिसकी जो गरीब या जो आज गरीब तर हुआ है, वो इन हुक्मरानों के काले करतूतों की वजह से हुआ है।
अब मैं मान जाता कि अगर ये भी गरीब हो जाते, इनके ये बच्चे भी गरीब होते, इनके बच्चे भी स्कूलों में ना जा सकते, उनको भी दवाई ना मिलती, तो मैं मसूद साहब मेरा सवाल फिर वही है कि आपको कोई मैकेनिज्म देना था ना। आपने इस्लाहात की बात करी थी, रिफॉर्म्स की बात करते थे, आपको कोई मैकेनिज्म देना था इन तमाम चीजों के लिए। लेकिन इस वक्त जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों पर बात नहीं हो रही है। आपका टोटल फोकस जो है वो नजर आता है अपोजिशन के खिलाफ। मेरे प्यारे भाई, कोई अलादीन का चिराग नहीं है इमरान खान के पास कि 70 साल आप एक मुल्क को लूटते रहे हों, उसके अंदर गंद डालते रहे हों, इसके अंदर करप्शन हो, पीटियां हो, गोले वाले हो, पापड़ वाले हो। असल चेहरा तो भी आपके सामने आ गया ना। तब इमरान खान क्या अलादीन का चिराग है उनके पास? वो रगड़े और रातों रात तब्दीली आ जाए, यही देखें। जो हम इदारों की मजबूती की बात कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि इदारे इंडिपेंडेंट हों, मुझे बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हमने लगाया? क्या हमने नैब की चेयरमैन को हमने लगाया? क्या बाकी ये सारा कुछ नहीं हुआ था ना। अब हम चीजों को बेहतरी की तरफ कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई 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 है, जो इनकी वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। 70 साल हम नहीं रहे, इसके बावजूद उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे खुदा पे यकीन है कि इनको पता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, लोगों को रिलीफ मिलता। इसके बावजूद कि दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक हो गई, कोविड ने बेड़ा गर्क कर दिया, बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो आसमान से बातें कर रही थी, इसके बावजूद कि कोविड से हम बुरी तरह मुतासर हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को बेहतरी की तरफ। लेकिन बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि सियासी माजराई के साथ क्या आप मईशत में या किसी भी रियासत के किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई बेहतरी ला सकते हैं? कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कसूरी साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा, जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, पूरा फोकस इस चीज पर है हुकूमत का कि नवाज शरीफ साहब को कैसे वापस लाया जाएगा, और दावे भी किए जा रहे हैं कि 15 जनवरी तक वो जेल में होंगे। क्या आपके ख्याल में मुमकिन है? देखिए, इस वक्त जो लंदन है वो 2-3 चीजों का एक मरकज बना हुआ है। एक तो ये है कि दुनिया का जितना भी करप्ट माफिया है और इल गॉटन वेल्थ है थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, अब स्विट्जरलैंड की बजाय लंदन में जमा होनी शुरू हो गई है। नंबर 2, ये जो है ये एक सेफ हेवन बनी हुई है दुनिया के तमाम भगौड़े सियासतदानों की, और इस एश्योरेंस पर वहां जाते हैं कि वो उन्होंने आपको हैंड ओवर नहीं करना। आपके मुल्क से अगर एक्सट्रेडिशन का रिक्वेस्ट आती है तो उन्होंने आपको हैंड ओवर नहीं करना, प्रोवाइडेड यू ब्रिंग मिलियंस ऑफ डॉलर या पाउंड ला के वहां जमा करा दें। तीसरा जो वो सेंटर बना हुआ है वो इंटेलिजेंस का सेंटर बना हुआ है लंदन। वहाँ रॉ है, वहाँ मोसाद है, वहाँ CIA है, फिर उनकी अपनी 2 एजेंसी हैं, M1, MM5 या M6 भी। तो चीज ये है कि वहाँ ये कल्टीवेट करते हैं सियासतदानों को, बहुत तरीके से कल्टीवेट करते हैं, जिसमें कि ख्वातीन को भी बीच में डालते हैं उस कल्टीवेशन के लिए। जब वो कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं तो उनके जरिए वो मुल्कों को डिस्टेबलाइज करते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की गुजरांवाले में, वो जो तकरीर थी वो तो बयानिया था हिंदुस्तान का उसी, क्योंकि हिंदुस्तान वाले जो हैं और खास तौर पर अजय देवाल, जिसको अजय देवाल डॉक्ट्रिन कहते हैं, वो यही है 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर। वो जो जंग है वो बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जानी, वो जंग जो है जहनों में लड़ी जानी है। तो आप जहनों में इंतशार पैदा कर देंगे, आप शिया सुन्नी फसादात खड़े कर देंगे, आप सूबों के अंदर तसादम खड़ा कर देंगे, तो यू आर सर्विंग किसको कर रहे हैं आप? तो यू आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी। अब चीज ये है कि इमरान खान को नहीं चाहिए था कि वो मुंह पर हाथ फेरते और वो अपना डिमांड करते कि मैं हर सूरत में लेकर। ये इनका प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर क्वाइटली अपने होम सेक्रेटरी को बताए कि भाई दिस इज माय डिजायर एंड यू नाउ आप अपने काउंटर पार्ट इंग्लैंड के साथ आप डील करें। आप प्राइम मिनिस्टर तो इन चीजों में विजिबल ही नहीं होता। उसी प्राइम मिनिस्टर का तो बड़ा एक डिस्टिंग्विश और बड़ा एक रोबदार एक ओहदा होता है, और उसको अपने ओहदे के लिए ये चीजें जो होती हैं डिसिप्लिन करना पड़ता है। अब चीज ये है कि जिस किस्म के अपना खान साहब बयानात दे रहे हैं, वो तो कोई आदमी ऑपोजिशन में बैठा हो
तो ठीक है, उनको सूट करते हैं। अब यहाँ जब जो कह रहे हैं जी कि हमें ये विरसे में मिला, भाई अगर आपको विरसे में मिला तो कैंपेन के दौरान आपको पता होना चाहिए था कि अगर आप इलेक्शन जीतेंगे कि विरसे में आपको ये इकॉनमी मिलेगी। तो अगर ये इकॉनमी मिलेगी तो फिर आपको क्या जरूरत थी कि आप कहते कि हम 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे, 50 लाख जॉब देंगे, और अगर हमें जाना पड़ गया IMF के पास तो मैं खुदकशी कर लूंगा। आपको ये चीजें कहनी नहीं चाहिए थी। आपने कौम को एक टोटली डिफरेंट अपना उसका मजाज आपने सेट किया। तो वो मजाज आपने ये सेट किया कि यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग मैटर, यू आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग। आप 1 करोड़ जॉब क्रिएट कर सकते हैं, आप 50 लाख जॉब जो घर हैं वो दे सकते हैं। तो चीज ये है कि अब आप कह रहे हैं कि हमें ये विरसे में मिला, इट्स टू लेट। उसी दैट मीन कि आपने कौम को गलत वादे किए, झूठे वादे किए। यू न्यू के यू कुड, आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने फिर भी आपने बजिद होकर आपने कौम को इस नहज पर तैयार किया कि मैं आ गया पावर में तो मैं 1 करोड़ जॉब दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा। बिल्कुल खुशबू साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI की हुकूमत के जो दावे थे, जो बयानिया था, उससे अवाम की बिलखुसूस जो है वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस चीज़ की तैयारी कहीं नहीं नजर आई कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो आपका लाएअमल क्या होगा। यकीनन मुख्तलिफ टाइम फ्रेम दिए गए, लेकिन आज जो है ना कोई टाइम फ्रेम है, ना कोई मुस्तकबिल का लाएअमल है, ना ये बताया जा सकता है कि ये महंगाई बेरोजगारी का जो भी मसला है ये कब तक हल होगा, जो कि पाकिस्तान की आवाम का बुनियादी मसला है। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अहमद रज़ा कसूरी साहब, नासिर बेग चुगताई साहब, शौकत बसरा साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।